संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर विश्व के लोगों की आवाज उठाई जाती है। जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। और इसी वॉइस ऑफ मानवता पर हम प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या भारत का संविधान जिंदा है। और इससे हर शाम हमारे साथ कुछ जिंदे लोग जुड़ते हैं। और मैं आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मिलिंद जी, लगातार हमारे साथ मिलिंद जी जुड़ते रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और हम इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार। और साथ में जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी इस सीरीज में संविधान की उन पहलुओं की चर्चा करते हैं जिनके बारे में एक आम नागरिक को भारतीय संविधान बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे पहलुओं की चर्चा की है और अब हम इसी कड़ी को और आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ लगातार जुड़ने वाले मिलिंद जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनके साथ चर्चा प्रारंभ करते हैं। मिलिंद जी, सबसे पहले जैसे कि हमने बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा की राष्ट्रपति के संदर्भ में, जैसे हम अभी चलते आ रहे हैं, तो उसी में हम अगला जो बिंदु लें अगर, तो अध्यादेश संबंधी शक्ति की चर्चा हमें संविधान में भी देखने को मिलती है। सर, अध्यादेश क्या होता है और ये किस प्रकार से विधि जो संसद बनाती है उनसे अलग होता है? सर, इसके बारे में। अध्यादेश का अगर अध्यादेश को समझना है तो संसद के जो अगर संसद का सत्र चलता है जी। जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए उसमें बिल लाया जाता है, उसका डिस्कस और डिबेट होता है। उसके बाद उसमें बहुमत से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के साइन के बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर संसद का सत्र चालू नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई इमरजेंसी है, कोई पॉलिसी है, कुछ कानून अगर लागू करना है देश के अंदर, तो जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल और उसमें भी खासकर कैबिनेट मंत्रिमंडल, तो ये लोग एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं और राष्ट्रपति के माध्यम से वो अध्यादेश लागू करते हैं और 6 महीने की वैलिडिटी होते हैं, उसी के कानून की शक्ल का रूप में लेता है। ये संविधान का प्रोविजन ऑलरेडी 1, 2, 3 जो संविधान के आर्टिकल है उसमें इसमें जो राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है उसके अंतर्गत ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये चीज है इसका वर्णन। अब ये किस परिस्थितियों में हो सकता है कि इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी यानी तत्काल आवश्यकता है, संसद में नहीं चल रहा है तो उसमें पारित करना होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि कानून की जो निरंतरता है, शासन है, शासन की जो निरंतरता बनाए रखना है, इसको इसलिए इसको एक आधार माना जा सकता है। और वो एक कानून का ही रूप लेता है। वो 6 महीने की वैलिडिटी होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 6 महीने बाद फिर वो प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, संसद का सत्र चालू हो और उसके बाद में उसी कानून को बहुमत से पारित किया जाए, डिस्कस डिबेट किया जाए। इतना ही हम अध्यादेश से संदर्भ में समझ सकते हैं। एक पावर है, एक प्रकार की शक्ति है राष्ट्रपति। यानी कि कानून जिस प्रकार की शक्ति रखता है उसी प्रकार की शक्ति अध्यादेश रखता है, लेकिन उसका समय काल जैसे आप बता रहे हैं 6 महीने तक होता है। टेम्पररी अरेंजमेंट बोल सकते हो, 6 माह के लिए जी। अगर आवश्यकता है देश में इस तरह के कानून की, तो टेम्पररी अरेंजमेंट फॉर 6 मंथ। और ये जो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में हम देखते हैं, लेकिन हमने एक बार ये चीज भी देखी थी कि वो जो भी निर्णय लेते हैं वो मंत्रिपरिषद के निर्णय ही होते हैं। तो क्या ये नहीं, भी एक उनका विवेक नहीं है? एक बुनियादी बुनियादी जो फर्क समझिए, राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक नॉमिनेटेड है। जी। राष्ट्रपति के नाम से सारी चीजें चलती है, लेकिन राष्ट्रपति जो कार्य करता है, प्रधानमंत्री प्लस उसका कैबिनेट है, वही डिसीजन लेते हैं। मतलब एक प्रकार से वो बैठे हुए राष्ट्रपति, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, नाम से उनका होता है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में ही है। ये हमारे संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन है। इसी तरह से वो उसका नाम लिया जाता है। कंपेयर करोगे आप
अन्य देशों के संविधान से, तो वो मूलभूत फर्क आपको समझ में आएगा। जी। सर जैसे कि जो अध्यादेश की शक्ति है, अ, उसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि पूरे संसद में अगर कोई कानून बनाना है तो चर्चा करनी होती है, उसमें विपक्ष भी होता है और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। लेकिन अध्यादेश जो इमरजेंसी के रूप में हम लाते हैं या फिर टेम्परेरी प्रावधान है वो, तो उसका दुरुपयोग भी संभव हो सकता है जिस प्रकार उसकी प्रक्रिया है। बिल्कुल दुरुपयोग संभव है, वो तो। तो इसके इसके लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं कि उससे बचा जा सके, यानी कि टेम्परेरी रूप से हम उसको लागू भी कर पाए और फिर भी जो समस्याएं आ सकती है उससे दुरुपयोग उससे बचा जा सके। नहीं, ऐसा क्या है, बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर वो क्या होता है कि अभी अधिकतर बहुत बार अध्यादेश लाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं ज्यादा नहीं, जो हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार वगैरह होता है, एक अध्यादेश आया था पहले, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का था। एक एग्जाम्पल रखते हैं, ऐसे बहुत सारे कानून बीच में अध्यादेश लाए। तो उसमें जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसको अध्यादेश के रूप में लागू किया। उसके बाद कुछ समय पश्चात ही फिर उसको 1-2 साल बाद फिर वो बिल आया, संसद में पारित हो गया। लेकिन उसकी वैलिडिटी केवल उतनी ही थी। वो अब देखा जाए तो वो 6 महीने बोलते हैं, कभी 6 सप्ताह होता है, लेकिन अधिकतम मिनिमम 6 सप्ताह, अधिकतम 6 माह तक के लिए लागू किया जा सकता है। ऐसा दुरुपयोग वाली कोई बात नहीं, क्योंकि उसको कोई बहुत सारा ये नहीं कह सकते हैं कि कानून का शासन प्रचलित रूप से चलना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे ये एक, उसको आप परमानेंट परमानेंट लॉ नहीं कह सकते, टेम्पररी लॉ बोल सकते हैं ना, तो इसलिए उसका दुरुपयोग कोई बहुत ज्यादा होने की संभावना नहीं नजर आती है। सर फिर इस संदर्भ में एक और जो टिप्पणी की जाती है, अध्यादेश राज करके कुछ बोला जाता है सर, वो क्या होता क्या पूछा आपने? है अध्यादेश राज? राज? भाई एक मैंने अध्यादेश एक प्रकार के कानून की ही शक्ल लेता है ना, इसलिए अध्यादेश है। भाई ये कहाँ मैंने अभी अपन जैसे कानून बनती है ना, चाहे विधानमंडल में हो चाहे संसद में हो, जो प्रक्रिया से गुजरता है वो कानून का शक्ल लेता है। अब अध्यादेश है, अध्यादेश का मतलब पारित होने के बाद जो गजट नोटिफिकेशन होता है राजपत्र में, उसको लिखा जाता है। तो उस संदर्भ में आप शायद पूछना चाह रहे हैं, गजट नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको, राजपत्र में उसका उल्लेख जी किया नहीं, जाता है, इसलिए उसको अध्यादेश को राजपत्र में वो सारी चीजें हैं। जी। जब एक ही अध्यादेश को बार बार लागू करके कुछ बहस और चर्चा से बच के केवल अध्यादेशों के माध्यम से शासन किया जाता है, तो वो जो अध्यादेश राज की अवधारणा अ, लागू हो जाती है उस संदर्भ हाँ बिल्कुल सही बात है, फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा ना, उसको तो आप में। राजतंत्र बोल सकते हो। कि इस तरह की जो कार्य प्रणाली है, संविधान में जो प्रोविजन है उसके विपरीत जाके अगर आप बचना चाह रहे हो, जवाबदेही का सिद्धांत बोलते हैं उसको संविधान में। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है संसद के प्रति जवाबदेह है ना। तो संसद का सत्र आएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा कि आपने अध्यादेश क्यों लाया, क्या कार्य है, क्या बेनिफिट है, और इतने समय क्यों करे। तो ये जवाबदेही का सिद्धांत अगर लोकतंत्र में लागू नहीं है तो वो तो राजतंत्र हो गया ना, डेमोक्रेसी फेल हो गई है उसमें। जी, इसीलिए जी उसको, हम जी इसीलिए लोग टीका टिप्पणी करते हैं और जो बातें करते हैं वो सही है, इम्पोर्टेंस भी है। और अगर उस उसी तरह से चलाएंगे तो वो उसमें शंका निर्माण होगी ना, बिल्कुल सही बात। जी। मतलब हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती है जिनसे निपटने के लिए हमें तत्काल समाधान की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ये पावर दी गई है, लेकिन इसका नैतिक रूप में और अपने सही विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये सरकारों की उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी। बिल्कुल सर बिल्कुल अब, सही बात है आपकी, यही यही सरल भाषा में यही समझा जा सकता है। जी। और हम आगे चर्चा पहले हमने करी थी कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी सहमति आवश्यक होती है, कोई भी बिल उनके पास आता है तो उनकी कंसेंट के बाद ही वो एक्ट बनता है। तो एक हाँ, हम सिग्नेचर के बाद ही एक्ट बनता है, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन बोलते हैं जिसको हम देश का राजपत्र बोलते हैं, राजपत्र में नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद ही वो लागू किया जा सकता है। जैसे अभी और हमने इसके पूर्व में चर्चा की है कि अभी जैसे वकील लोग हैं ना, पुरानी जो अंग्रेज के जमाने के कानून थे, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट है, ये 3 कानून का भी जो उन्होंने न्याय संहिता बोल दिया, और
ये दो तीन जो कानून है वो पारित तो बहुत पहले किया, लेकिन वो अध्यादेश में क्या जारी कि 1 जुलाई 2024 से लागू करेंगे, तो वो आज लागू हो गई है, बस इसी तरह से। अ, उसमें हमने ये देखा था कि उनकी सहमति आवश्यक होती है, और उसके बाद में उनके पास कुछ वीटो पावर्स भी होती है कि वो पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा सकते हैं, और वो उस पर सिग्नेचर करे या उसको अपने पास पॉकेट वीटो के तौर पर रख सकते हैं। तो एक और जो संशोधन किया गया था, 24वां संशोधन किया गया था 1971 में, उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक होंगे उन पर राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी, ये बाध्यकारिता उनके ऊपर डाली गई। तो सर, इसकी इसके क्या निहितार्थ है, और क्या इससे राष्ट्रपति की शक्ति कम हो गई है या फिर लोकतंत्र को मजबूती मिली है? आप इसको किस रूप में देखते अब देखिए, अब ऐसा है कि अब ये, हाँ, जो सवाल है, ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में जो लाया गया था, और उसमें आपने कहा कि भाई नहीं, वो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ पावर है ना संविधान के अंतर्गत, राष्ट्रपति के अपने पावर है, संसद के अपने पावर है, न्यायपालिका के अपने पावर है, बैलेंस पावर का तथ्य ये कहा गया है कि खाली उसको फिर बाद में के बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया, उसको खाली रबर स्टैंप ही बोला गया, सहमति है। तो इसीलिए ये सारी जो चीजें हो रही है ना आजकल की, अनिवार्य कर दिया गया ये संशोधन के बाद से, तो कानून आ रहे हैं और वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन लौटा सकता है, ऐसा नहीं है। अनिवार्य तो वो उसकी सारी पोस्टमार्टम जो बोलते हैं ना, उसको चिरफाड़ कर सकते हैं, हर एक तथ्य को देखा जा सकता है और उसके ऊपर हैं ये लौटा, जो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो उसके लिए प्रोसीजर संविधान है, मैं जो वही संशोधन बता विधेयक? रहा हूँ, प्रोसीजर एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते ना ये, लेकिन आंख है उनके ही साइन कर देते हैं ना, इतनी प्रक्रिया में कोई जाता ही नहीं है। उससे प्रोसीजर एक बार देखना है, दोबारा देखना है, तीसरी बार गया तो फिर करना है, ये प्रोसीजर है। ऐसा नहीं कि पहली बार गया गलत सलत तो कर दो, ये नहीं होता है ना। अगर इस बारे में मतलब, चलो आगे पूछिए जी। अ, हम अब थोड़ा और आगे अलग नहीं, मैं मुद्दे ये पर। क्या बताना चाह रहा था इस संदर्भ में, एक सुप्रीम कोर्ट का जो केशवानंद भारती का केस था ना, इसमें केशवानंद भारती मतलब उस मामले में इसका उल्लेख आया है, केशवानंद भारती के केस में, कि अ, वो केस का मैं जरा कहीं लिखा था, देख रहा हूँ। केशवानंद भारती का 1973 में केस आया था कि अ, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने जो मूलभूत कहा था ना, उसको वो चेंज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये संविधान संशोधन का जो पावर है, और इसमें जो 71 में संशोधन आया, लेकिन उन्होंने, केशवानंद भारती 1973 के जजमेंट में कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंज नहीं कर सकते, बुनियादी जो ढांचा है ना। बस यही, इतना ही इस संबंध में एक कोट करना चाह रहा था, केशवानंद भारती का 1973 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जी। जी सर, एक और जो चीज मैंने देखी जब इसका अध्ययन कर रही थी कि जो शपथ होती है, राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब अलग अलग शपथ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ में जो वर्ड आते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि जो राष्ट्रपति रहेंगे वो संविधान और विधि का परि परिरक्षण और संरक्षण और उसका संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण करेंगे। सर, ये जो वर्ड है इनका क्या मतलब होता है, और किस प्रकार से राष्ट्रपति इनको लागू कर सकते देखो, जो भी मंत्रिमंडल हो, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या मंत्रिमंडल हो, सारे लोग तो शपथ लेते हैं। शपथ किसके हैं? जी, लेते हैं? संविधान के लेते हैं। उसमें शपथ ली जाती है वो संविधान की निष्ठा और इस प्रकार की, लेकिन ये लेते हैं संविधान का प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण। तो किस प्रकार से ये बिल्कुल सही है संरक्षण ना करेंगे? जी भाई, वो सबसे सर्वोच्च जो पद है संविधान में, सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति है ना। अब राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है, तो वो तो जो संविधान की रक्षा, प्रतिरक्षा और उसका सारी जो चीजें, जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है ना। और इसी तरह से आप देखते हैं कि सर्वोच्च तीनों सेना के कमांडर कौन है? राष्ट्रपति है। इसी तरह उनको संविधान के रक्षक, संरक्षक के रूप में हम लोग सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, तो वो चीजें हैं, तो वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। बाद में जो लोग सोच लेते हैं कि मैं सत्यनिष्ठा से शपथ करता हूँ, विधि द्वारा पारित और वन्य जो मामले आते हैं, तो वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है ना। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दोनों चीजों में फर्क है, वैधानिकता का डिफरेंस है एग्जीक्यूशन एंड स्टैट्यूटरी बॉडी में जी।
ये इसका संदर्भ लेना जरूरी था ताकि हमें पता चले कि वो किस आधार पर, कौन सी भावना के आधार पर राष्ट्रपति को कार्य करना चाहिए, क्योंकि शपथ वही बताती है कि उनको याद दिलाती है कि हमने इसलिए इस पद को धारण किया था, तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बातें लागू, इसलिए इसका बिल्कुल संदर्भ सही है। आप। जी। सर, एक और पहलू राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है कि लोकसभा और राज्यसभा में वो सदस्यों का मनोनयन भी करते। तो राज्यसभा में अब तो शायद लोकसभा में मनोनयन नहीं किया जाता है, क्योंकि संशोधन कुछ नहीं किया गया है, तो सदस्य जोड़े जाते थे। सर, इस बारे में आप चर्चा। लोकसभा तो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, सांसद चुन के जाते जनता के बीच में, वो लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने जो रहते हैं जिसको नॉमिनेट करते हैं, वो एंग्लो इंडियंस, और वो जो प्रोविजंस है वो संख्या ज्यादा नहीं है। हाँ, तो वो चीजें हैं। और बाकी जो राज्यसभा में जो अलग अलग राज्यों के या जो पार्टियां होती है, उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके आधार पर वो लोग वो चुन के जाते हैं। लेकिन अधिकतर लोकसभाएं चुने हुए प्रतिनिधि की ही सभा मानी जाती है। जी, चुने हुए प्रतिनिधि की सभा मानी जाती है। पहले ऐसा होता था कि दो सदस्य जो एंग्लो इंडियंस होते थे उनको लोकसभा में मनोनीत करते थे। अब 2019 के बाद से तो ऐसा देखने को नहीं मिला। और उस ये जो राज्यसभा हमारी होती है उसमें 12 सदस्यों को वो नॉमिनेट करते हैं। तो सर, ये जो मतलब हम इसको फैक्चुअल तो हम समझे, वो तो ठीक है, लेकिन इसका महत्व भी हमको जानना चाहिए कि क्यों राष्ट्रपति के हाथों में ये पावर दी गई है कि वो राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, और किस आधार पर करेंगे, वो आधार। देखिए, संविधान ने आधार दिया है कि जो विशेषज्ञता वाली है, जिन्होंने अच्छे कार्य किए, संविधान के एक्सपर्ट है, या समाज में कुछ ऐसा कार्य किया है जिनके लिए वो व्यक्ति के महत्व इतना नाम हो गया उसका कि उसको चुनाव लड़ने की और वो चुन के जाने की इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कभी कभी बहुत वो व्यक्ति हो जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि से भी ज्यादा उसकी योग्यता, उसकी मान्यता, उसका रिकॉग्निशन, उसका डिजिग्नेशन, और वो देश और समाज हित के लिए कार्य कर सकता, ऐसा माना जा सकता है, इसलिए उनका नॉमिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली वो जाके कोई बिठा दिया है मूर्ति के रूप में और वो कुछ भी नहीं करे, ऐसा नहीं। उसके कुछ कार्य के, उसके अनुभव के, उसके इंटेलिजेंस का, उसका उपयोग लिया जा सके समाज हित में, संसद को या किसी कानून बनाने की प्रक्रिया में उसका बेनिफिट हो, इसलिए ये मनोनयन की प्रक्रिया है। जी, मनोनीत करने की प्रक्रिया है। यानी ऐसा समझे इसको कि जो देश की प्रतिभा है वो उस विधि से ना सही, किसी अन्य विधि से अपने देश के शासन कार्य में अपनी प्रतिभा का योगदान कर सकते, इस रूप में बिल्कुल हम सही इसको देख। बात। जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट लोग कभी लगता है कि आपको चुनाव लड़ने जाएंगे और वो कुछ करेंगे, ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मिसाइल मैन है फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रपति हो गए, अन्य चीजें हो जाती हैं। तो ये लोग क्या है, कभी क्या लगता है कि कभी वो चुनाव वहां गए क्या, मैदान में, फील्ड में नहीं गए ना, लेकिन उनका योगदान है अपने रिसर्च देश के लिए, और उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और देश में अन्य चीजें हुई, तो इसलिए इस तरह की प्रोविजंस है। मतलब एक उदाहरण से आप समझा जा सकता है, जैसे मिसाइल मैन हमारे राष्ट्रपति थे। जी। जी। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को अभी तक नॉमिनेट किया गया होगा। तो सर, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कोट करना चाहेंगे जिसको नॉमिनेट किया गया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो? अभी मुझे याद तो नहीं है, लेकिन अभी जो उदाहरण दिया आपके, मतलब राष्ट्रपति जो हुए ना, अब्दुल कलाम आजाद जी, जी। अब्दुल कलाम आजाद जो राष्ट्रपति हुए हैं, तो ये जो इनका योगदान देखिए ना आप, सारी जो चीजें हैं। तो अब मुझे याद नहीं कि उनको मनोनयन किया गया नहीं है, तो मेरी कोई तैयारी है नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति हुए इतना पता है, और वो कभी चुनाव लड़ने गए ऐसा मुझे कोई रिकॉर्ड मैंने नहीं देखा सुना। आपको तो आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता। जी। लेकिन एक बात इसमें यह भी रहती है कि ये जो नॉमिनेशंस किए जाते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं बायस्डनेस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई चुनाव नहीं है और ना इस तरीके की प्रतियोगिता भी आयोजित नहीं है, व्यक्ति को डायरेक्ट नॉमिनेट करना है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कहीं भेदभाव की संभावना किस सीमा तक सर हो सकती है, आपको क्या लगता नहीं नहीं नहीं, भेदभाव की सीमा हो सकती नहीं हो सकती इस पर, क्योंकि ये अधिकतर ये मनोनीत करने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को कुछ पाने की प्रक्रिया है, ये अधिकतर आपने देखा होगा कि सहमति सबकी होती है। राज्यों के जो विधानसभाएं होती है, उसके सदस्य होते हैं, पार्टियां होती है, दोनों सदनों के होते हैं, या देश को वो हो, उसको कोई अपोज नहीं करता, वो एक
अलग डिग्निटी वाले व्यक्ति होते तो उसको उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, और उसको मुझे नहीं लगता कोई निर्विवाद होते हैं, कुल मिला के ये कह सकते हैं निर्विवाद लोग होते हैं, और उसमें कोई विवाद नहीं होता है, इसलिए उनको कोई अपोज करेगा या उसका कुछ करेगा, ऐसे ही मतलब साफ सुथरे छवि वाले लोगों को ही उस तरह के पदों में दिया जाता है, भेजा जाता है, इसलिए उनका कोई, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा उनका कोई अपोजिशन हुआ या उनके कुछ ऐसा नहीं आता है सामने, देखने में नहीं आता है। उदाहरण आपने, एक मैंने अभी मिसाइल मैन जो अपने अब्दुल कलाम आजाद की बात है, के आर नारायणन जो राष्ट्रपति हुए हैं, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो इनको मतलब वो व्यक्ति साफ सुथरी छवि होती है तो कुछ निर्विवाद होते हैं, इसलिए कोई उनके ऊपर कोई टिका टिप्पणी देश में नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती, सारी चीजें उसको एक्सेप्ट कर लेती है। अ, लगभग हमने बहुत सारे पहलुओं के ऊपर राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की। सर, कोई ऐसा पहलू जो अभी हमसे छूट गया हो और आप उस पर टिप्पणी करना चाहें, उसके बाद हम फिर तुलना का भी अध्ययन थोड़ा देखेंगे। नहीं छूट गया हो नहीं, अभी अगर अगले कुछ चीजों में वो आएंगे कि वो जो शासन वगैरह जो लगता है ना, राष्ट्रपति शासन या अन्य जो चीज, उस पर आगे आएगा टॉपिक में बताऊंगा, अभी तक तो ठीक है इनकी शक्तियों के लिए जो बात है। अगर आपको कंपेयर करना है अन्य देशों के राष्ट्रपति से, या हो सकता है आपका सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप सवाल पूछिए। जी। जो आपातकाल वाली बात आपने कही, वो हम इसको अलग से थोड़ा विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। और अभी हम ये देखते हैं, आपने जैसे कि बताया कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत में, वो नाम मात्र के कार्यपालिका हम उनको बोल सकते हैं, नाम मात्र के प्रतिनिधि हमारे हैं। तो सर, जो दूसरे देश है जैसे कि यूएसए, बहुत वहां पर भी राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनकी पावर्स और हमारे देश के राष्ट्रपति की पावर्स में क्या अंतर है? और अंतर क्योंकि इतना ही है, राष्ट्रपति। अंतर इतना है, जी। अमेरिका का राष्ट्रपति जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, और हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का हेड होता है प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, ये फर्क है, जैसे मैंने कहा। इसलिए हमारे यहाँ खाली मात्र जो है नाम मात्र का है, ये संविधान में प्रोविजन है, समझ गए ना। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री काम करता है उसका मंत्रिमंडल काम करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके जो प्रमुख है वो लोग वो काम करते हैं, बस इतना फर्क है। वहां वो राष्ट्रपति को एग्जीक्यूटिव पावर दिया, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है उसके मंत्रिमंडल को पावर दिया है जी। और कार्यकारी शक्ति वो पूरी राष्ट्रपति में होता है, और यहाँ जो वर्किंग कार्यकारी शक्ति है वो पूरी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में होता है। जहां तक चुनाव की प्रोसीजर है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, वहां पर भी वही चीजें होती है। और जो सेनापति है वो भी होते हैं हमारे यहाँ नाम मात्र के, तो सेनापति हुआ नाम मात्र का सेनापति है ना, तीनों कमांडर है, अधिकतर तो मंत्रिमंडल में पावर होना थे, लेकिन वो एक्चुअल पावर होता है उनके अंदर। और जो कार्यकाल है वो 4 साल है, हमारे यहाँ 5 साल है। बाकी वही चीजें है, विटो पावर जो आपने कहा, विधायी पावर, वो खास करके विटो पावर और स्वतंत्र विधायी शक्तियां वो अमेरिका में होती है, और हमारे यहाँ अध्यादेश जारी कर सकती है संसद की सहमति से, आवश्यक है ये वाली चीज। यानी कि कुछ चीजें, जैसे हमने देखा अभी अध्यादेश जारी करना या वीटो पावर्स, हमारे राष्ट्रपति के पास भी है, वहां के राष्ट्रपति के पास भी है, अलग प्रकार की होगी। लेकिन फिर जी भी हम ये देखें कि अगर हमें तुलना करनी ही है, तो भारत के प्रधानमंत्री की तुलना शायद राष्ट्रपति के साथ सही रहे, क्योंकि बराबर। एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास। जी, जी सर। अब हम। क्योंकि आम जनता को लगता है कि वो राष्ट्रपति क्यों जा रहा है, हमारा राष्ट्रपति क्यों बैठा है, हमारा प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। एग्जीक्यूटिव जी, अलग पावर्स अलग इनसे अलग अलग दिए गए हैं, तो इसलिए इसमें क्लैरिटी हो जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके इसमें जो पावर दिए गए हैं वो चीज है। अच्छा, बहुत सारा डिफरेंस भी है, जी। मतलब राष्ट्र वहां का जो संसद है वो अलग तरह का काम करता है, ये करता रहता है, और वहां का संसद है वो अलग ही, वो इंटरफेयर नहीं होता हमारे यहाँ संसद जैसा। वो उनके खिलाफ सारी पावर अलग वो पावर खड़ी कर देते हैं, और उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन भी पारित कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो, कुल मिला के संविधान के अलग अलग प्रोविजंस में उसमें जाएंगे कंपेरेटिवली तो चीजें हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो संवैधानिक पावर है उसको उसी तरह हमको कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि हर देश की शासन प्रणालियां अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से पावर्स का डिवाइडेशन भी हुआ है, सब बराबर। कुछ अलग। जी। तो सर, राष्ट्रपति के बाद हम दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति के ऊपर आते हैं। और उपराष्ट्रपति के पद जो है उनका क्या औचित्य है और क्या भूमिका उनकी होती है, मुख्य कार्य उनके क्या होते हैं, किस प्रकार से चयन, थोड़ी पृष्ठभूमि देखिए, आप पहले। देखिए राज्य उपराष्ट्रपति की भूमिका का अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होती है ना उसका उप सभापति होता है,
अब राष्ट्रपति तो अलग जैसे बैठे थे, लेकिन ये क्या करते हैं, जो राज्यसभा है उसका सभापति होता है ना। संसद की कार्यवाही जो है, सदन की कार्यवाही संचालित करता है राज्यसभा जो चलती है। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने में वो कार्यभार, उनको एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास में आ जाता है, ये वाली चीज होती है। और ये जो उपराष्ट्रपति को जो चयन करने की प्रक्रिया वगैरह जो बात है, वो संविधान के ऑलरेडी आर्टिकल 66 में दी गई है। किस तरह से चयन होगा वो उसी तरह से होता है, जैसे राष्ट्र अप्रत्यक्ष चुनाव जो बोलते हैं ना, सारी चीजें होती है। उसका निर्वाचक मंडल होता है, काय का, लोकसभा का और राज्यसभा का, उसमें शामिल होते हैं। और मतदान प्रणाली से होता है। हटाने की प्रक्रिया भी ऑलरेडी संविधान के 67 बी में दी गई है, उसको हटाया जा सकता है। और इसको हटाने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जा सकती है कि राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जा सके, कम से कम 14 दिन का नोटिस दे दो। और लोकसभा में भी बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये सब कह सकते हैं कि जो हमारी संसद है, संसद का संचालन करने के लिए खासकर कि उच्च सदन, हायर हायर सदन बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, वो निरंतर चलता रहता है। वो उसकी निरंतरता होती है, उसमें गैपिंग वो नहीं होता है कि दो तीन, आपने देखा होगा सदस्य रहते फिर नए सदस्य आते रहते, उसमें गैपिंग नहीं होता लोकसभा की तरह। तो उस तरह का वो मुखिया होता है, उसको सभापति होता है, उसको संचालन करना जरूरी है। संविधान के प्रोविजन के अंतर्गत ही वो सारी प्रक्रिया लगती है जी। यानी कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनकी मुख्य भूमिका राज्यसभा के सभापति के रूप में। बिल्कुल। और एक और बात आपने ये भी बताया कि जो राष्ट्रपति होते हैं कभी कभी उनके कार्य को भी उपराष्ट्रपति संभालते हैं। हाँ, असमर्थ होते हैं, बीमार हो गए, अन्य चीजें हो गई, या कुछ पद रिक्त हो गया, या डेथ हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है। उस स्थिति में काम तो कोई ना कोई तो पावर होते हैं ना, तो जैसे अध्यक्ष हट गया तो कार्य वर्किंग प्रेसिडेंट कहलाते हैं वो, ये मतलब है कार्यकारी उपराष्ट्रपति। यानी देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से राष्ट्रपति का जो पद है उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति का पद है। और वो उपराष्ट्रपति का मेन काम तो राज्यसभा में संचालन का रहेगा, किंतु वो उस अनिरंतरता की स्थिति में एक कड़ी की तरह काम करेंगे कि राष्ट्रपति का पद ना खाली रहे। बराबर। तो सर अब हम बात करते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं कौन व्यक्ति बन सकता है, उनकी क्या अर्हताएं होती है, और उसके बाद फिर हम उनके चयन की प्रोसेस पे भी थोड़ी टिप्पणी करेंगे। जो उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी भी सदन का, उसकी उम्र जो दी 35 साल का हो, सदन का सदस्य बन सकता हो, पार्टी द्वारा नॉमिनेट किया गया हो, है ना। वो सारी जो चीजें हैं, मतलब लोग चुन के गया हुआ हो या नहीं चुन के गया हुआ हो, जो राज्यसभा की अहर्ता रखता हो, मतलब एक संसद की अहर्ता रखता है, वो सारी, वो भी व्यक्ति हो सकता है जी। राज्यसभा की अर्हता रखना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, लोकसभा क्या की, संसद की योग्यता जो रखता हो। कभी कभी आपने देखा होगा ना, चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं। आप संसद के लिए क्या नियम है, 35 साल की उम्र हो, किसी चीज का विधान, ये चीजें रहा हो, वो तो ऐसे किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो क्राइटेरिया है वही है, जो संसद का क्राइटेरिया है वही वो है। एक नॉमिनेटेड जो संसद चले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी, जो अभी उनका देहांत हुआ है, वो हमेशा राज्यसभा के संसद वो रहे हैं। अभी जो अभी उपराष्ट्रपति कौन है, वो पहले क्या थे, किसी अन्य जिले के राज्यपाल हुआ करते थे। तो इस तरह की अहर्ता रखने वाले व्यक्ति को वो बना दिया जाता है। एक वरिष्ठ पद है तो वरिष्ठ व्यक्ति को ही जी मिलता है। बिल्कुल, हाँ। और सर अब हम इनकी जो निर्वाचन की जो पद्धति है, यानी कि निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, तो हमने जब राष्ट्रपति की चर्चा की थी तो उसमें देखा था कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और राज्य की विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य को हमने उसमें शामिल किया। जी लेकिन उपराष्ट्रपति के चयन में उस प्रकार से चीजें नहीं होती है, कुछ कुछ भिन्नता होती है। तो सर उसमें आप बताएं कि कौन निर्वाचक गण के सदस्य। नहीं, भिन्नता के काम की भिन्नता है। अधिकतर इनको जो बनाया जाता है, वो जो सरकारें होती है, उनकी कैबिनेट होता है, वही जो इधर उधर एक प्रकार का, ये आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क टाइप का काम है। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं ना, सेम उसी तरह से राज्यसभा के लिए भी वो लोग मनोनीत करते हैं। बस ये काम इतना आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है। अब यहाँ लोकसभा का केवल लोकसभा की कार्रवाई करना है, इनके बाद दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है।
तो अधिकतर ये मान सकते हैं कि अभी जिनकी सरकारें होती है अधिकतर वो उन्हीं के हिसाब से वो लोग उनके व्यक्ति को मनोनीत करते हैं, या उनके व्यक्ति को लाकर बिठाए दिए जा सकते हैं। अभी करंट एग्जाम्पल आपके सामने है, वो वर्तमान में जो बैठे हुए हैं ना, और उनके बारे में बहुत चर्चाएं होती है सोशल मीडिया में कि ये उसने ऐसा काम किया, वहां ऐसा काम किया जी। चाहे दोनों दोनों थे, दोनों सदन का जो है ना, लोकसभा का अध्यक्ष भी वही है, उसका भी वही हाल है। अभी तो ये पद संविधान के हिसाब से बड़ी गरिमा में है, लेकिन वर्तमान में दोनों तीनों पद को देखोगे तो बड़ा हंसी के पात्र बन गए आजकल। सोशल मीडिया में जिस तरह की इनके बारे में चर्चा आती है, सारी चीजें एंट्री बैक एंट्रीज और सारी चीजें होती है, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया का पूरा तरह से पालन नहीं किया जा सक नहीं करते, और वो ऐसा लगता है कि वो डिक्टेटरशिप हो गई है, तो उसी तरह से काम चल रहा है। अ, इस प्रश्न के माध्यम से इस चर्चा को संदर्भित करना चाहते थे कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं, दोनों ही हम्म। निर्वाचन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के में। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात की थी हमने, तो उसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते थे, उनके बजाय जो हमारे विभिन्न राज्य है उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते थे। ये थोड़ा सा अंतर हम उसमें कर सकते बराबर। हैं। और अब हम अगर उपराष्ट्रपति की ऊपर हटाने की बात करें, क्योंकि अभी ऐसा मुद्दा जैसे आप बता भी रहे हैं, ऐसी प्रोसेस चालू भी की गई थी, तो वो तो एक अलग बात है जो कि करंट से रिलेटेड है। लेकिन हम संविधान क्या बोलता है इस बारे में, किन आधारों पर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और ये प्रक्रिया राज्यसभा में ही शुरू होगी ऐसा आवश्यक है, या लोकसभा में भी हो सकती है, किस प्रकार से? भाई देखो, हाँ, मतलब उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 बी के तहत इसको प्रक्रिया का वर्णन किया, आर्टिकल जो संविधान का है। और इसके लिए क्या काम, राज्यसभा में पहले प्रस्ताव पारित करना होता है, तो लेकिन उसके लिए 14 दिन का नोटिस का है। लेकिन लोकसभा में भी इसका बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, वो दो ही है, मतलब ये क्राइटेरिया उनके बाहर का नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको हटाएगा ये प्रोविजन नहीं है। दोनों सदन है तो दोनों सदनों में ही जो सदस्य है प्रस्ताव लाएंगे, नोटिस देंगे, और उसके जो बहुमत होगा उसके आधार पर ही वो प्रक्रिया हो। सदन है ना, सदन की कार्यवाही सदन के हिसाब से ही होगी। प्रक्रिया अगर उनकी चुनाव की, उनके वहाँ निर्वाचन मंडल और लोकसभा शामिल होंगे और मतदान होगा, तो हटाने की प्रक्रिया भी वही है, सदन के अंदर ही है। यानी इसको इनको राज्यसभा द्वारा बहुमत से हटाने की प्रक्रिया को अ, आगे बढ़ाया जाएगा, उसके बाद में लोकसभा सहमति दे देगी और फिर हाँ, लोकसभा हटाया। में भी पारित किया जाएगा, बिल्कुल दोनों सदनों की जरूरी। सर, इनके हटाने के आधार क्या होंगे? बायस्ड है, बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान के पालन नहीं करता। संरक्षक ने आपने बोला ना, राष्ट्रपति जो होना चाहिए वो सारी चीजें, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं इतिहास में कि वही महाअभियोग वाली जो प्रक्रिया जो उस तरह के लगातार सारी चीजें होती है, बायस्ड होना, सारी चीजें होना। लेकिन अभी कोई ऐसी कार्यवाही उस तरह की हुई नहीं ना। गरिमामय पद है तो इसमें भी फिर अगर ऐसा हो जाए तो फिर देश में भी बचेगा कौन, ये वाले सवाल आता है ना। अगर सर्वोच्च पद पर ही लोग अगर इस तरह के बर्ताव करेंगे या बिठाया जाएगा, तो फिर वो तो जनता को आम जन आंदोलन करना पड़ेगा ना, फिर तो वो कानून व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, ध्वस्त हो जाएगी जी। सर, लेकिन अभी तो प्रोविजन है, वर्तमान प्रोविजन है जी। सर, वर्तमान में जो अभी हटाने की जो प्रोसेस की बात हमने अभी की, सर, वो किन आधारों पर ऐसा करने की बात छेड़ी गई या फिर वो प्रक्रिया शुरू की गई, उसके बारे में आप तटस्थ रूप से थोड़ी सी टिप्पणी कर दे, ताकि करंट से भी हम जुड़े। नहीं देखो, प्रस्ताव तो लाना पड़ेगा ना, बगैर प्रस्ताव से क्या होगा। अभी तक तो कोई प्रस्ताव आया नहीं। जी। जिनकी सरकारें होती है बिल पास हो जाते हैं, राज्य मनमानी कार्यवाही, या संसद में वो लोग जो व्यक्ति बैठा है उनके प्रोटोकॉल का पालन करते विपक्ष को जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, लाइव जो टेलीकास्ट होता है लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही में, बोलने के लिए समय नहीं देते, बाधित हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कुल मिला के किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, किसी एक पार्टी का नहीं ना, वो प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चाएं होगी तो देश को, लोगों को पता चलेगा। लेकिन वहां एक गरिमामय पद पर बैठकर अगर ये लोग गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो जब तक हमारे लोग संसद में नहीं जाएंगे, वहां वो चीजें नहीं होंगे, आवाज नहीं उठेगी, तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी। अब संसद के बाहर लोग हैं, सड़क पर चिल्लाने से क्या होगा।
वहां पहुंचेंगे लोग और वो प्रक्रिया का देखेंगे और क्या गलत हो रहा है, क्या सही नहीं नहीं हो रहा है, कितने कितनी डिस्कस डिबेट हो रहा है, क्या सही में निर्णय डिस्कस, जितने जो संसद का कार्य है जिस विषय को लेकर है उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो वो तो मिली भगत चल रहे हैं। क्योंकि क्या है, इस तंत्र में जो सारी चीजें हैं जिसको हम ब्राह्मण तंत्र मनोवाद तंत्र बोलते हैं, इन्होंने तो सारी चीजों में कब्जा कर लिया। हमारे लोग वहां पहुंचे ही नहीं है और बोल ही नहीं रहे, तो दुनिया को पता कैसे चलेगा ये बायस्ड है या नहीं बायस्ड है। ये तो उस अंदर की प्रक्रिया में जाके सारी चीजें बाहर आएगी ना। प्रोविजंस है, लेकिन आज तक के इतिहास में आपने देखा क्या कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया, इसको भगा दिया गया या हटा दिया गया? नहीं हुआ। ऐसा है। वो तो क्यों इसलिए ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो अपोजिशन है वो मजबूत नहीं है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जो सत्ता पक्ष और विपक्ष मजबूत हो, उसकी बराबरी हिस्सेदारी हो। कोई चीज अगर गलत है तो लोगों में प्रचार प्रसार हो। आप गलत हो, कौन बताएगा? वो आवाज उठेगी, लोग देखेंगे, चीजें गलत होगी तो जनता को पता चलेगा। अभी तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं कि कोई अपोजिशन भी है। ऐसा ही लगता है कि तानाशाही सरकार है, उसका अपोजिशन तो केवल जनता लग रही है, जनता सड़क पर जो विरोध कर रही है। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन नहीं लग रहा, सब मिली भगत लग रही है। जो पॉलिसी 91 में नरसिंह राव के जमाने में कांग्रेस ने चालू की, वही पॉलिसी आज तक कितने साल से चालू हो गई? आज 34 साल हो गए, 3500 साल लग रहे हैं। ये सारी जो पॉलिसी है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक द्रोह के साथ है, लेकिन चल रही है। न्यायपालिका सरेंडर है, सारी चीजें सरेंडर है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे जो सेना के प्रति वो नहीं होते थे, सेना के नौजवान भी उनके उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज उठा रहे हैं। किस तरह से क्या चीजें हो रही। तो देश में कुछ ठीक थोड़ी चल रहा है संविधान के हिसाब से। जो पद में बैठे हुए हैं उनके अंदर अहंकार, ईगो आ गया है। उनको ऐसा लगता है कि हम ही सर्वसर्वा है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ईवीएम है। ईवीएम की वजह से जो लोग चुन के जा रहे हैं, और जो चुनकर जनता जिनको चुनकर भेजना चाह रही है वो चुन के जा नहीं पा रहे हैं। और जिनकी जनसंख्या जितनी कम है लेकिन वो भी चुन के चले जा रहे हैं। मशीन से चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र बचा कहाँ है? इसलिए हम जिन पर भी चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन अब ये इसका विकल्प जो दुनिया में रिवॉल्यूशंस आए, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई है या अन्य देशों में क्रांति हुई, इसका एक ही मकसद है, जन आंदोलन जब तक नहीं होगा ये चीजें हटने वाली नहीं है। संसदीय चुनाव प्रणाली से कुछ होगा असंभव है। जिसको 25 दिसंबर 1925 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई ना, आधुनिक मनुस्मृति, वो ईवीएम है आज की। अगर आप 18 साल की है, आपको जिनको वोट दिया, और वो चुनाव अधिकारी को बोलो मैंने जिस पार्टी को वोट दिया मेरे को बताओ मेरा वोट किधर गया, नहीं बता सकते वो लोग कि आपका वोट कहाँ गया। इतनी बड़ी धांधली हो रही है। जी। मुख्य बात ये है कि लोकतंत्र में उसके सफल होने के लिए विपक्ष का मजबूत होना। मजबूत विपक्ष जरूरी है। जी, क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं सरकार द्वारा उनको रोकने के लिए, या डबल दोबारा उनको सोच पाए कि सही कर रहे हैं या नहीं, या कोई दबाव हो कि किस दिशा में देश को ले जाना है, तो एक विपक्ष आवश्यक है उसके लिए। जी सर। अब हम, जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा की है, तो सर बहुत सारी चीजें हमने ये भी देखी कि लोकतंत्र के लिए सही काम कुछ नहीं हो रहे हैं। तो इनके लिए आप सर कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए, और किस प्रकार से ये सारी चीजें जो कि सही नहीं होती है, कभी कभी नहीं चल रही होती है, तो वो किस प्रकार से सही चल सकती सुझाव तो ऐसा है कि जिस संविधान में जो भी सारे प्रियम्बल से लेकर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और आगे वाले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे, संविधान मूल निवासी बहुजन समाज के हितों की रक्षा के लिए लिखा गया है। भारत देश को हजारों साल से हम देखते हैं कि यह ब्राह्मण तंत्र काम कर रहा है। और इस तंत्र का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि ये जो 6743 जातियों में बांटे गए जो लोग हैं, इनको ग्रेडेड इनइक्वालिटी, क्रमिक असमानता इनके अंदर पैदा की गई है, और ये कभी एक ना हो इस पर ध्यान रखा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनका जो मनु का कानून है, मनुस्मृति का शासन बोलते हैं, वही जिसको प्राचीन, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी जस्ट भीमा कोरेगांव अभी 4-5 दिन पहले हुआ, आपने नाम सुना होगा, पुणे के पास भीमा कोरेगांव है। भीमा कोरेगांव का उदाहरण मैं इसलिए बताता हूँ कि भीमा कोरेगांव में जो लड़ाई हुई,
28,000 पेशवाओं की सेना को हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के 500 शूरवीर योद्धा ने गाजर मूली की तरह काट के फेंकवा दिया और पेशवाई खत्म हुई। अब पेशवाई कैसे खत्म हुई? आपने सुना होगा कि वहां ये आदि शुद्रा में पिक्चर में दिखाया गया कि वो जो कमर में झाड़ू, गले में मटका, ऐसी अमानवीय अवस्था पैदा करती थी कि कोई व्यक्ति दो मतलब वो सुबह दोपहर से सड़क पे नहीं चल सकता, उसकी छाव में अगर उसे पड़ जाए तो उसकी साफ करने के लिए कमर में झाड़ू ताकि पैरों को निशान मिट जाए, रास्ते पर थूक नहीं सकता, गले गले में मटका ताकि वो चीजें हो। ऐसी जानवर से भी बदतर स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। तो यो जो पेशवाओं का राज था उसको दिगनाथ सिगनाथ, और जो जो लड़ाई हुई, कब लड़ाई? 31 दिसंबर की रात को 1817 में, जो 1 जनवरी 1818 को विजय उत्सव बनाया, जिसको जगह जगह आपने विजय स्तंभ बनाए, उसमें लिखे हुए नाम है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। वो एक रेजिमेंट थी। और एक उदाहरण भी उस समय आपने देखने को मिला कि तेरे जैसे 56 देखे, लोग कहते ना कहावतों में गांव में, तेरे जैसे बहुत 56 देखे। तो आप इसको 500 को डिवाइड कर लो 28,000 से, तो 56 बराबर निकलता है। और जो 56 इंच का सीना बोलती है कहावत, वहीं से निकली है। तो हमारा जो इतिहास है बड़ा गौरवशाली इतिहास है। तो ये जो पेशवाई खत्म हुई उसके बाद ही आपने देखते हैं कि आप अगर मालवा क्षेत्र से है और महू है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, महू का नाम पूरा है MHOW, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी सुबेदार रामजी अम्बेडकर थे। वो पढ़ने को मिला, वो अंग्रेजों की वजह से शिक्षा का राइट्स मिला, वो पढ़े लिखे थे। तब जाके फिर वो अभी देखता होगा कि सेना में एक रेजिमेंट नाम था, महार रेजिमेंट, वो उनके उस समय के कार्य थे। तो वो वाली चीजें, उस तरह का बड़ा गौरवशाली इतिहास है, और वो चीजें है, उसको आज 207 साल पूरे हुए हैं। और ये जो गौरव है, सारी जो चीजें हैं, तो लेकिन अभी क्या है, मैं इसलिए संदर्भ बताना चाहता हूँ कि वो जो वोट का अधिकार और सारी चीजें की डेमोक्रेसी को स्थापना के लिए, तो वो अभी नई पेशवाई आ गई है EVM के माध्यम से। स्वरूप वो नहीं है, अभी गले में मटका नहीं है, कमर में झाड़ू नहीं है, लेकिन मानसिक गुलामी वही है। चीजें बदली नहीं है, मेंटेलिटी गुलाम वही है। आप देखो, आप क्या जिधर भी जाओगे उधर में आप कैसे लोग क्या करते हैं, सारी चीजें हैं कहाँ। साइंटिफिक टेम्परामेंट किधर है? वैज्ञानिक सोच के तहत जो होना चाहिए, पूरा नफरत का जाल फैलाया जा रहा है जगह जगह, चाहे धर्म के खिलाफ हो, चाहे उसके खिलाफ हो। इवन सरकारें वो होना चाहिए ना, सरकारों को क्या होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि आपको सभी, आप व्यक्तिगत आप किसी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप संवैधानिक पद पर है, आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है। आपके घर के अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, किसी दूसरे धर्म को नफरत फैला रहे हो। तो संविधान के हिसाब से देश का और कानून कैसा कानून थोड़ी चल रहा है। इसलिए हमारे विदेशों में भी थोड़ी थू थू हो रही, जो मानवाधिकार के मुद्दे जब आते हैं, तो विदेशों की पार्लियामेंट में इस कानून के तहत बड़े बड़े प्रस्ताव पारित होते हैं। तो हमारे देश को शर्मसार का सामना करना पड़ता है, चाहे अमेरिका के सामने हो, चाहे यूनाइटेड नेशन की हो, या लंदन की बात हो। जी। सर, हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कार्य करते हैं उनको किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करने चाहिए। जैसे आपने एक बात ये भी बताई कि धर्मनिरपेक्षता का पालन उनकी लाइफ में भी होना चाहिए, ताकि किसी आम नागरिक को ऐसा ना लगे कि ये किसी पर्टिकुलर धर्म की ओर आकर्षित है। तो एक बात ये भी हम मान सकते हैं। और दूसरा, उनको तटस्थता के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि उनका जो संवैधानिक गौरव का पद है वो उसी गौरव को धारण किए हुए रहे। क्योंकि जो बायस्डनेस रहती है उसको अगर हम देखें, वो अगर किसी व्यक्ति में रहती है तो वो केवल व्यक्ति में नहीं रहती है, वो उस पद की गरिमा तक भी पहुंच जाती है, तो जो कि सही नहीं रहता है। और लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल ये बात हम कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट ही उस पर डालेगी। सर, अब हम एक और जो बात करेंगे इसके ऊपर कि जो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हैं, जो राज्यसभा के सभापति रहते हैं, ये दोनों पद एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि वह दो सदन होते हैं, एक सदन की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं, दूसरे सदन के अध्यक्ष सभापति। तो इनकी तुलना भी हम थोड़ी देख लेते हैं। इन दोनों के पद तो सेम है, लेकिन इनकी जो शक्तियां होती है उसमें कहीं कहीं डिफरेंस आता है। जैसे कि संयुक्त बैठक जो होती है संसद की,
उसकी अध्यक्षता के संबंध में भी और धन विधेयक के संबंध में भी दोनों में अंतर है। तो सर आप इसके बारे में थोड़ा। हाँ, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है क्योंकि ये बहुत सारा टिपिकल मुद्दा होता है और ये कंटिन्यू सीरीज चल रही, तो आपने देखा होगा कि दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन वगैरह मतलब बुलाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति को बुलाया जाता है ना। उस समय सारी चीजें होती है और वो सारी जो उनके कार्य है उसके ऊपर उसको प्रकाश डाला जाता है। और रही बात धन विधेयक की, तो आपने देखा होगा कि वो अधिकतर किसी भी लोकसभा में वो पेश करते हैं और सारी चीजें होती है, तो वो उस पर ज्यादा बहुत ज्यादा वो तो बजट एलोकेशन से संबंधित बातें होती है। तो ये मतलब वो मानते हैं एक प्रकार के रूटीन प्रोसेस को बोल सकते हो आप, दोनों सदनों का बोल आना ये जाना एक रूटीन प्रोसेस है, फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल वो चीजें होती है। लेकिन खासकर जो बातें हैं वो मेन जो कार्यवाही होती है काम मतलब संसद का कार्य तो मेन कानून बनाने का होता है। नहीं, विधेयक तो ठीक है, आपको कितना बजट पास करना है, कितना अलोकेशन करना है, सहमति लेना है कि हाँ मतलब टैक्सेशन की बात है ना, जनता के ऊपर और कितना टैक्स लगाना है, ये बात है ना। कुल मिला के करना क्या है, सीतारमन को करना क्या है, पास करना है और इतना टैक्स है उसमें इतना बढ़ा दो उसमें इतना बढ़ा दो, बस हो गया काम, बस हो गया, उसको हो गया पारित हो गया, लगा दो टैक्स, सरकार के पास रेवेन्यू आना चाहिए ना, बस हो गया। इस ज्यादा क्या है, फॉर्मल प्रक्रिया है, टेक्निकल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो मुद्दा नहीं है जनता के उससे जुड़ा हुआ। लेकिन हाँ, उसका बाकायदा डिस्कस डिबेट होना चाहिए कि इतना टैक्स है तो क्यों है, बजट कहाँ जा रहा है, बजट का फिर होता भी क्या है। या तो बजट का ही दुरुपयोग होता है, या तो पूरे बजट का ही दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो बजट रक्षा के लिए होना चाहिए, देश की सेनाओं के लिए होना चाहिए। आप कुछ रक्षा यंत्र खरीदते हैं, सेना इतना बजट होना चाहिए क्योंकि वो चीजें जरूरी है जो है। लेकिन विकास के नाम पर अगर आप बजट कंसंट्रेशन ओवरऑल और कोई अधिकारी आप करप्शन देख रहे हो कि कई जंगलों में पैसा करोड़ों रुपए फेंक रहे हैं, मंदिरों में इतना पैसा है, उस पर कभी चर्चा नहीं होती ना। बजट तो ठीक है, लेकिन वहां जो अरबों खरबों रुपया पड़ा उसका क्या, अन्य संपदा का क्या, देश से जो लेके पैसा भागे उसका क्या, ये भी तो चर्चा होनी चाहिए साथ में। ये चर्चा कहाँ करते हैं, तो राइट अप कर देते ना। विधानसभा आपने बजट की बात की ना, तो ये जो उद्योगपतियों ने बैंकों को चुना लगाया, बैंकों को डुबाया, 12 लाख करोड़ की अभी बात आई है इतने साल में 2014 से 24 तक 12 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति ने लोन लिया, वापस ही नहीं किया। और क्या कर दिया उस विधेयक में, राइट ऑफ कर दिया। तो अल्टीमेटली जनता के ऊपर प्रेशर पड़ा ना। ये बातों की भी चर्चा होनी चाहिए, खाली टेक्निकल बातें करने से नहीं आएगा जनता को समझ में बातें। हाँ भाई चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं होता ना, बढ़िया कहाँ चल रहा है। जानबूझ के ये लोग जहाँ बैठे हुए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये लोग डुबा रहे हैं। आप पर हमको टैक्स लगा रहे हैं, आप पर हम यहाँ जो काम करते हैं या नेट चला रहे हैं या खाना खा रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। जी। जो संयुक्त बैठक और धन विधेयक संबंधी जो मुद्दे को मैंने टच किया था वो इसलिए था ताकि जो उपराष्ट्रपति जो उनके सभापति होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के अध्यक्ष इनकी हम कंपेयर कर पाए, ताकि हम देखते हैं कि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि सभापति की शक्ति कम है। और जो धन विधेयक है उनको भी हम देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसमें भी सभापति की शक्तियां थोड़ी कम है। तो ये कंपेयर हमने इसमें भी करके देख लिया। और बाकी आप आपने स्टूडेंट बहुत हैं, सारी आप चर्चा पढ़ते की वो होंगे, भी। आप स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर पढ़ते होंगे, हम लॉयर है और इतनी बारीकियां बहुत सारी चीजें हैं। वो एक मैंने कहा ना कि देखो हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम टेक्निकलिटी में कर जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, जनता को इन चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। जनता तो चाहती है कि हमारे कौन से मुद्दे जनता के हित जी के फायदे वाली हो, कौन सी ऐसी नीति है जो फायदे वाली हो, शिक्षा की कौन सी ऐसी नीति हो जो हमें सहूलियत मिले। दूसरी बात, टैक्सेशन का मुद्दा है तो कौन सी चीजें हमें सस्ती, बल जो मानवीय जीवन है, रोटी जी कपड़ा मकान में कौन सी चीजें कम आग हो। भारत में जितना टैक्सेशन है ना, इतना कहीं नहीं है। जितना आप बजट देखोगे ना, आपने धन विधेयक की बात, बजट बताओ आप कितना है जनता को, जनता से कितना पैसा लूट रहे हो, जनता के पास कितना वापस आ रहा है। ये असली बातें हो तब लोगों को लगता है हाँ हमारे काम की बात हुई यार, हमने चर्चा की। नहीं तो हम टेक्निकली ठीक है इनका इतना चीजें है वो ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई कर रहे हैं उसका क्या, उसका इंटरप्रिटेशन जब तक नहीं करेंगे तो जब तक क्या गलत है क्या सही है, क्या वाकई में ये लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं या खाली बैठ कर जो पार्टी है सत्ता भले उन्हीं के बड़े बड़े ऑफिसर्स बन रहे हैं और छोटे 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 भैया नेता भी करोड़पति है और इधर जनता, अधिकारी, सेना के लोग,
परेशान है, व्यापारी परेशान है, त्राही त्राही मची, तो तब लगता है कि क्या चर्चा कर रहे हैं आप लोग संविधान के ऊपर। कुल मिला के ये बातें हैं कि यहाँ जो बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं, संविधान के किसी भी चीज को न मानते हुए, किसी आर्टिकल को न मानते अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के किसी भी, जो जनता ने इनको बिठाया, जिस पद पर बिठाया, उस पद की गरिमा का सम्मान न करते हुए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह का कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनको ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जी सर, टेक्निकलिटी वाली जो बात आपने कही वो भी एकदम सही है। इतना ज्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर जो मुद्दे हैं थोड़े से उनको टच करना, और बाकी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तो विस्तृत चर्चा, जो मुद्दे हैं जनता के लिए जरूरी और जिनकी चर्चा की जानी चाहिए वो हम कर ही रहे हैं। और आप बड़े अच्छे तरीके से सरल भाषा में उदाहरण के साथ समझाते हैं, तो जनता अवश्य उसको अपनी भाषा में समझकर अच्छे से सारी चीजों को समझ पाती है। सर, हम जैसे बार बार चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र का कुछ उल्लंघन हो गया या लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है, तो जनता को सर हम एक बार ये भी चाहेंगे कि आप अपनी भाषा में बताएं कि आखिर लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र के लिए कौन सी चीजें जरूरी है। लोकतंत्र के लिए जरूरी चीजें क्या होता है कि हम हमने प्रियम्बल में बोला ना, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ये तो ऑब्जेक्टिव है संविधान का, और बाकी हम उसके बाकी आर्टिकल्स में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब लोकतंत्र के लिए बुनियाद जो है, वो बुनियाद क्या है? एक तो सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो हमारे यहाँ विपक्ष कमजोर है। वो विपक्ष इसलिए कमजोर है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिन जनता जिनको चुनकर भेजना चाह रही है वो चुन के आते नहीं है। जिनकी जनसंख्या 3% है उनकी लोकतंत्र में क्या है? भागीदारी है ना, रिप्रेजेंटेशन है। अब रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए, चाहे आप अधिकारी हो, चाहे आप न्यायाधीश हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप जो भी आपके महत्वपूर्ण पद है। क्या हमारी भागीदारी है? जितने विश्वविद्यालय उठा के देख लीजिए, जिससे विश्वविद्यालयों में जो मुख्य जो पद है या अधिकारी जो लोग है, आईएएस के उदाहरण देख लो, आईपीएस के उदाहरण देख लो, जजेस के उदाहरण देख लो, मीडिया के उदाहरण देख लो, जनता में जागरूक करने वाली बातें हैं, उद्योगों की बात देख लो, जमीन का बंटवारे की बात देख लो। तो ये जो संविधान कहता है उसमें हमारी पोपी हिस्सेदारी ही नहीं मिली है ना। अभी तो लड़ाई हिस्सेदारी की चल रही है। अब हिस्सेदारी की तो छोड़ो, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये दुनिया, यहाँ पर भारत देश में जानवरों की गिनती होती है, गधे घोड़ों की गिनती होती है, इंसानों की गिनती नहीं होती। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 52% है। जनसंख्या में उस समय 52% थी, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं गई। 1931 अंग्रेजों की जनगणना के समय, अभी ये शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है, इनकी जनगणना ही नहीं कर रहे हैं। खाली पिछड़ा वर्ग वो चीज थी। संविधान के समय भी बड़ी प्रॉब्लम आई, ये पिछड़ा वर्ग कौन है, पिछड़ा वर्ग कौन है, यही आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आर्टिकल 340 आया है ना। आपने अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे, काका खालेलकर कमीशन से बाद में मंडल कमीशन आया है, इसकी रिपोर्ट लागू होती है 92 में, दंगे फसाद कर मस्जिद गिराई जाती है। बाद में जिस तरह से वो सब कुछ चीजें पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, क्या होता है, इसको क्रिमिनल लगाया जाता है। मैंने इसके पूर्व के अपन ने वक्त बात की, इनका जो सुदामा कोटा है 8 लाख का गरीब है, और इधर पिछड़े वर्ग का आदमी 8 लाख का, वो चीजें हैं। तो यहाँ शुरुआत तो भागीदारी की और लड़ाई और हिस्सेदारी की बुनियादी चीजों पर ही संघर्ष चल रहा है भारत देश में। और ये बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हासिल करना बहुत, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी बात, जितने हमारे लोग शिक्षित हो रहे, जागरूक हो रहे, संगठित हो रहे हैं और संकुचित मानसिकता से बाहर आएंगे, तो मुझे लगता है कि एकता का निर्माण होगा। जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता है, जो ब्राह्मणवाद के द्वारा घृणा फैलाई गई है, जाति जाति का जो एक भेद किया गया है, तो इंसान इंसान को मानेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, साइंटिफिक सोच बदलेगी तो लोग इकट्ठा आएंगे और उस संकीर्ण मानसिकता से बाहर लेंगे, बाहर निकलेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये सारी चीजें लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में है। जिस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, लोग पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, वो अच्छे देश कार्य हित में काम होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर जाता है, उसके जीवन का तो उसका एक कम ही होता है, 60 70 80 साल में मर जाता है, दुनिया याद करती है, और वो उसके किए हुए कार्य या उसका रिनोवेशन या उसका इन्वेंशन देश दुनिया के लिए काम आता है।
उससे आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है और विकसित देश कहलाता है। जी। धन्यवाद सर। लोकतंत्र तो खुद अपने आप में ऐसा मुद्दा है कि उस पर भी सीरीज चलाई जा सकती है ना। विस्तृत एक तरीके से अवधारणा है और उसे बहुत सारे देश चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से लोकतंत्र की परिभाषाएं सब देते हैं। तो उसकी चर्चा हम और भी आने वाले एपिसोड्स में धीरे धीरे करके विस्तृत उसका भी अध्ययन हमारा हो जाएगा। और उसी के साथ आने वाले एपिसोड्स में हम और भी अलग अलग मुद्दों पर संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलिंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और संविधान की सीरीज को एक तरीके से सार्थकता प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। जी और नमस्कार, इसी के नमस्कार। साथ में जी सर, सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जितने भी दर्शक हमें यहाँ तक देख रहे हैं। और इस सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का भी बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ दर्शकों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। निरंतर संविधान की सीरीज से जुड़ने के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.